हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको कराएंगे बायोलॉजी चल रही थी आपकी। बायोलॉजी में हमने जो डाइजेशन सिस्टम था, पाचन तंत्र था, वो कुछ हम कर चुके थे, उसका कुछ पार्ट हो चुका था। आज जो लेक्चर होगा पाचन तंत्र का, वो लास्ट होगा, ठीक है, फाइनल होगा। आज हम इसको खत्म कर देंगे, पाचन तंत्र को आज पूरी तरह से क्या है खत्म कर देंगे, ठीक है। जितना भी बचा हुआ है सारा आज हम क्लियर कर देंगे, जितना भी है, ठीक है। तो आज हम करते हैं आपका पाचन तंत्र को स्टार्ट, जितना भी रह गया है, ठीक है। चलिए, उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पाचन तंत्र, ठीक है। चलिए, उसमें हमने पढ़ा था उससे पहले आपका, ठीक है, उससे पहले हमने कर लिया था अग्नाशय, अच्छा हाँ, वो हो चुका था आपका, टीथ हो चुका था। और उसके बाद मुख गुहा भी हम करा चुके थे, ठीक है। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ये सारी चीज़ें हम करा चुके थे। आपके दांत करा दिए थे। दांत कितने थे आपके? 2 प्रकार के जो दांत थे, ठीक है। आप कौन कौन से थे? एक तो जैसे जबड़े थे, जबड़े 2 तरह के थे आपके, एक तो ऊपर का, एक नीचे का। जिसमें ऊपर का जबड़ा था वो आपका मैक्सिलरी जा कहा गया, जो नीचे का जबड़ा था उसे हमने मैंडिबुलरी जा कहा, ठीक है। तो इसमें से एक आपका मूवेबल था, जो क्या करता था, गति करता है, आगे पीछे चल सकता है। आपसे यही पूछा जाता है कि आपका कौन सा जबड़ा है जो आगे पीछे चल सकता है, तो आपका कौन सा है? वो नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे वाला जबड़ा आपका आगे पीछे चल सकता है, मूवेबल होता है, गतिमान होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मैंडिबुलरी जा, ठीक है। तो आपके जो दांत होते हैं कितने हैं? 2 सेट में होते थे। कितने? 2 प्रकार से। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार से। तो 2 प्रकार के, एक तो अस्थायी दांत थे और आपके एक स्थायी दांत थे। एक टेम्परेरी थे और एक परमानेंट थे, ठीक है। टेम्परेरी कौन से थे? अस्थायी, जो दूध के दांत होते हैं आपके, जो दूध के दांत होते हैं वो टेम्परेरी, अस्थायी कहते हैं। वो कितने थे? वो आपके 20 थे। और आपके अस्थायी दांत कितने थे? अस्थायी वो स्थायी दांत आपके थे 32। पता है कि 32 क्या होते हैं उसके अंतर्गत? 32 उसके अंतर्गत सॉकेट बने होते हैं। दांत 32 हो या ना हो, ठीक है, लेकिन 32 क्या होते हैं? उसमें सॉकेट बने होते हैं, ठीक है। तो सॉकेट बने होते हैं, इसी प्रकार से जो 32 कहते हैं। 32 दांत किसी किसी के ही मिल पाते हैं, लेकिन सबके क्या होते हैं? अधिकांश जो है दांत कम ही पाए जाते हैं, ठीक है। वो कारण भी मैंने बताया था किस वजह से कम रह जाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने कराया था आपको दांत कितने सेट में बने होते थे। ये आपके जो दांत थे ये 2 सेट में बने होते, 4 सेट में बने होते, ठीक है। कितने थे? एक तो पहला इंसिजर बताया, फिर कैनायन थे, इंसिजर जिसे रदनक कहते हैं, ठीक है। फिर आपका कैनायन था, हाँ, वो जिसे क्या कहते हैं? कृंतक। फिर आपका कैनायन था, कैनायन को कहते हैं रदनक, ठीक है। उसके बाद आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर को क्या कहा? अर्धचवर्णक, ठीक है। उसके बाद मोलर थे, जिन्हें जाड़ कहते हैं, वो मोलर थे। मोलर को क्या कहते हैं? आपके चवर्णक, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने थे आपके? 4 सेट में बने होते हैं दांत, ठीक है, 4 सेट में। ये भी बताए थे कि कौन कौन से थे, सब बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आपका बनता है डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे बना था? आपका I2/2, ठीक है। 2102 हमने बताया था उसका कोड, जो अस्थायी का होगा। अस्थायी के लिए ये था, और स्थायी के लिए जो कोड होता है आपका ये होता है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे, जैसे ऊपर होंगे ऐसे ही नीचे होते हैं दांत, ठीक है। इसी प्रकार से माना जाता है। तो ये क्या होता है? ये आपका अस्थायी दांत के लिए था, और ये आपका क्या था? स्थायी के लिए। ये परमानेंट के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए था? ये आपका टेम्परेरी के लिए, ठीक है। ये टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला था, ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला था। इसे कहते हैं दंत सूत्र, ठीक है। आपका जो ये इंसिजर के लिए था, ये 2 क्या था? इंसिजर, यानी कि ऊपर और नीचे, जैसे हमने ये बताया, इसमें ऐसे थे ये दांत, ठीक है भाई, ऐसे थे। तो ऐसे में क्या था? हमने ये लिया था एक साइड का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है? ये जैसे जबड़ा पूरा होता है, इसका एक साइड ले लेते हैं, ये ऊपर की साइड का ये रहा, और नीचे की साइड के नीचे लिख देते हैं, तो एक साइड का बन जाता है उसमें, ठीक है। इसी प्रकार से परमानेंट में, इसी प्रकार से आपका टेम्परेरी दांत में, ठीक है। तो ये होते हैं आपका फॉर्मूला, ये सब करा चुके थे, ठीक है। इसके बाद हमने करा था इसमें से दांत का कर लिया होगा कि दांत में कौन सा मटेरियल पाया जाता है। दांत में आपका कौन सा मटेरियल होता है? दांत में आपका डेंटाइन मटेरियल होता है। पूछा जाता है कि कौन से मटेरियल का बना होता है दांत, तो दांत का अंतर्गत का जो मटेरियल होता है वो डेंटाइन होता है, लेकिन उसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है। परत कौन सी होती है? वह इनेमल की परत, जो चमकदार होती है,
ठीक है। सफेद चमकदार कौन सी होती है आपकी, वो इनेमल की परत होती है, जो सबके शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर पार्ट जो होता है, भाग कौन सा होता है, वो यही होता है। इसी आधार पे फिर इसके बाद हमने कर लिया था विजडम टीथ था, ठीक है। अक्कल जाड़ जिससे कहते हैं, वो कब निकलती है, 18 साल के बाद निकलती है, उम्र के 18 साल की आयु के बाद क्या निकलती है आपकी, अक्कल जाड़ या विजडम टीथ कहते हैं उसके, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था आपका मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या था, मुख गुहा के अंतर्गत एक होती है, क्या होती है, एक चपटी मोटी सी क्या होती है, एक मांसपेशी होती है जिसे जीभ कहते हैं, ठीक है। जीभ किससे जुड़ी होती है, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। फ्रेनुलम क्या करता है, वो आपके जीभ को क्या है, जब बच्चा होता है तो बच्चे के क्या, कुछ ज्यादा निकला रहता है, ज्यादा, तो जीभ को ऊपर नहीं उठने देता। जब वो जीभ को ऊपर नहीं उठने देता, उसका क्या किया जाता है, ठीक है, उसके लिए फिर क्या, उसको आपका जिसे तांतवा भी कहते हैं, तो उसको काट दिया जाता है वहां से, ठीक है। काटेंगे, काटने के बाद क्या है आपका, ये ऊपर नीचे उठने लगता है, ठीक है। जब ऊपर नीचे उठने लगेगा तो उसके बाद क्या होता है, उसी प्रोसेस को जैसे सर्जरी करते हैं, एक प्रकार की सर्जरी होती है, उसी सर्जरी का नाम क्या होता है, एनसाइक्लोसिस कहा था हमने, ठीक है। उसी जैसे ही आपका ये फ्रेनुलम होता है, उसको काट देना ही क्या कहलाता है, एनसाइक्लोसिस कहलाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आपकी जो जीभ पे होते हैं स्वाद आते हैं। स्वाद के लिए क्या, उस पे कुछ मुख्यतः बड़ी बड़ी क्या होती हैं, पेपली होती हैं, ठीक है, कलिकाएं होती हैं। कलिकाओं के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स। आपसे पूछा था कितनी कलिकाएं थी, लगभग 12 बड़ी बड़ी कलिकाएं पाई जाती हैं, 12 बड़ी बड़ी पेपली पाई जाती हैं आपकी जीभ पर। कुछ मीठे की होती हैं, कुछ खट्टे की, कुछ आपकी नमकीन की, कुछ कड़वे स्वाद की। तो 4 प्रकार के स्वाद माने जाते हैं। वो सारे के सारे स्वाद क्या होते हैं, पूरी जीभ पर फैले रहते हैं, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, ठीक है। मुख्यतः ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं होते, ठीक है, सारे ऊपर नीचे होते हैं, पूरी जीभ पर मीठा भी और नमकीन भी मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने कराया था, उसमें टेस्ट बर्ड्स होता था, कितनी टेस्ट बर्ड्स थी, एक पेपली में लगभग 100 से 300 के बीच टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं आपकी, किसमें, आपकी एक पेपली पे, ठीक है। किसकी एक पेपली पे, जो आपकी स्वाद कलिकाएं हैं उन पर क्या होती है, एक पर 100 से 300 के बीच में टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा ये मुख आपका माउथ कैविटी या मुख गुहा हो चुका था। मुख गुहा के बाद आपका क्या बचता है, मुख गुहा के बाद आता है आपका जो ग्रसनी कहेंगे जिसको, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, एक शेप होती है जो क्या करती है, एक रास्ता बना देती है, किसका, एक रास्ता तो कंठ द्वार का बना देती है, और एक रास्ता आपका किसका बनाती है, ग्रास नली का, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आज ग्रसनी, ठीक है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। देखिए आज पढ़ेंगे हम फेरिंग्स। फेरिंग्स में देख लेते हैं होता क्या है। देखिए ग्रसनी, इसमें होता है, सबसे पहले क्या थी आपकी, फिर इसके बाद जैसे ये मुंह था ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो मुख गुहा हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होते हैं ग्रसनी, इसे कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। ये होती है आपकी ग्रसनी। फिर ये ग्रसनी क्या होती है, 2 भागों में बटा होता है इसमें, ठीक है। ये ग्रसनी क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है, इधर ग्रास नली, ये ग्रास नली होती है, और ये कंठ द्वार होता है, ठीक है। यह ट्रैकिया, ये कंठ द्वार तो यहाँ पे लगा होता है। इसके बाद ये क्या होती है, ट्रैकिया या श्वास नली, वायु नलिका, वायु नलिका, ठीक है। ये वायु नलिका में खोल देता है, ग्रास नली में। तो क्या करता है, फेरिंग्स 2 काम करता है। जब का खाना आता है 2 छेद्र बना देता है। एक तो काम करता है कि एक आपका रास्ता बना देता है ग्रास नली में, और एक रास्ता बनाता है कंठ द्वार में, ठीक, उसमें वायु नलिका में, ठीक है। तो ये काम करता है आपका फेरिंग्स का। तो यहाँ पे हो गया फेरिंग्स। तो ग्रसनी क्या करती है, फेरिंग्स, ठीक है। चलिए तो ये क्या करता है फेरिंग्स, यह जो आपके निगल द्वार है इसको 2 भागों में बांट देता है। आपकी जो ग्रसनी है, आपका जो पिछला हिस्सा है, इसे कहते हैं आपके, यह आपके जो मुख गुहा से पिछला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं मुख गुहा के पिछला हिस्सा। यह होता है आपका मुख गुहा का पिछला हिस्सा, पिछला भाग। यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है, जो क्या करता है, आके 2 भागों में डिवाइड कर देता है, 2 भागों में विभाजित कर देता है। क्या करता है, 2 भागों में विभाजित कर देगा। विभाजित का एक तो आपका क्या निकल जाता है, एक आपकी ग्रसनी में क्या होता है, ग्रास नली, एक तो आपकी क्या करता है, ग्रास नली में रास्ता बना देता है, और एक रास्ता कहाँ बना देता है आपका, वायु नली का, ठीक है, वायु
नलिका, ठीक है, ट्रैकिया में, और एक आपका इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस और ट्रैकिया, ठीक है। तो दो रास्तों में विभाजित कर देता है, कौन करता है वो आपका फेरिंग्स कर देता है, एक रास्ता इधर बना देता है और एक रास्ता इधर बना देता है, वो किसका काम होता है, फेरिंग्स का काम होता है, ठीक है। इसमें क्या जाता है, इसमें आपका खाना जाता है, इसमें क्या पूछाता है, ये भोजन, इसमें भोजन, और इसमें क्या जाती है आपकी वायु, इसमें वायु को पहुंचा देता है और इसमें क्या करता है, भोजन को पहुंचा देता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, फेरिंग्स का काम होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें क्या होता है आपका, जो आपका ग्रसनी होती है, एक निगल द्वार होता है, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक क्या लगा होता है भाई, आपसे पूछ ले, यहां पर क्या होता है, एक निगल द्वार, निगल द्वार, ठीक है, क्या होता है, निगल द्वार, जिसे गुलेट भी कहते हैं, जिसमें को क्या है, खाना अंदर जाता है, एक ढक्कन लगा होता है जो खाने को क्या करता है, अंदर लेकर के जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कंठ द्वार, ठीक है, इसमें आपका कंठ द्वार होता है, ठीक है भाई। चलिए ये कंठ द्वार हो गया आपका, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद ये आपका कंठ द्वार हो जाता है, जो क्या करता है, जो आपका वायु नलिका को ढक के रखता है, और ये क्या करता है, निगल द्वार होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये कंठ द्वार क्या होता है आपका, इसे कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स कहते हैं इसको। फिर इसी के कुछ ऊपर क्या होता है, इसी के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसे कहते हैं ढक्कन, उससे क्या कहते हैं आपके, एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह क्या काम करती है, एपिग्लोटिस, यह क्या काम करती है, यह जब आपका खाना क्या होता है, जब खाना आपका भोजन खाते हो तो क्या कर देती है, ये आपके कंठ द्वार को बंद कर देती है, और कंठ द्वार को बंद कर देगी और आपकी कौन सी, निगल द्वार खुल जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, ये ऊपर ढक्कन होता है, क्या करता है, जब आप खाना खाते हो तो यह कंठ द्वार को बंद कर देती है, जिससे आपका खाना कहाँ ना जा सके, वायु नलिका में ना जा पाए। तो वो काम कौन करती है, आपकी एपिग्लोटिस कर देती है, ठीक है। चलिए ये आपके क्या करती है, एपिग्लोटिस ये करती है, जब आप खाना खाते हो, भोजन खाते हो, तो भोजन खाते समय आपका भोजन वायु नलिका में ना जा पाए, तो वायु नलिका में ना जा पाए तो क्या है, वायु नलिका को जो ये ढक देती है, ढकने के बाद क्या है, ये खुल जाती है, तो खाना सारा किस में चला जाता है, आपका ग्रास नली में चला जाता है, जिससे खाना आपका कहाँ नहीं जा पाता, आपका वायु नलिका में नहीं जा पाता। आपका भी क्या, आप जो है चावल खाते हो, तो चावल खाते खाते एक दाना क्या होता है, बोलने लगता है इंसान, तो बोलते बोलते क्या है, वो खाना कभी कभार उसकी वायु नलिका में चला जाता है और धसका उठ जाता है, वो खांसी उठने लगती है, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो बोलते समय आपकी ये एपिग्लोटिस क्या होती है, ये ऊपर उठ जाती है, आपके एपिग्लोटिस क्या करती है, ये ऊपर की ओर उठ जाती है, जब ये ऊपर उठ जाएगी तो खाना कहाँ चला जाता है, आपका वायु नलिका में चला जाता है, ठीक है। तो यही काम होता है इनका, ठीक है। चलिए ये थी आपकी ग्रसनी। तो ग्रसनी का क्या काम था, ये दो काम थे भाई आपका, कि भोजन को भोजन के रास्ते में पहुंचा देती है और वायु को वायु के रास्ते में, ठीक है। तो ये काम होता है आपका ग्रसनी ऑफ फेरिंग्स का, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आपका आता है इसोफेगस, दूसरी, इसके बाद जो भाग आपका आएगा, ये वाला भाग आता है ग्रसनी, ठीक है, आहार नाल का भाग, क्योंकि वायु नलिका है, ये तो आपका किस में है, श्वसन की प्रक्रिया का भाग है, ये श्वसन की प्रक्रिया का भाग, लेकिन हमें आहार नाल का भाग पढ़ना है, पाचन तंत्र है, तो हमारे इसमें क्या है, मतलब का सिर्फ ग्रसनी, ग्रास नली। तो इसके बाद कौन सा भाग आएगा आपका, ये ग्रास नली, ठीक है। तो ये आता है आपका इसके बाद ग्रास नली। तो दूसरा भाग आज आएगा आपका ग्रास नली, ठीक है भाई। तो ग्रास नली, तो ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली आपकी क्या काम करती है, सबसे पहले इसकी आपसे लंबाई पूछ लेता है, जिसकी लंबाई होती है, कितनी होती है इसकी लेंथ, ठीक है, जो इसकी लंबाई होती है, तो लंबाई एवरेज औसत लंबाई इसकी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें एक प्रक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि आहार नाल के कौन से भाग में पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है, पेरिस्टालसिस प्रोसेस या क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया
प्रक्रिया पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस प्रोसेस। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि पेरिस्टालसिस जो प्रोसेस होता है वो आहार नाल के कौन से भाग में होता है। तो आहार नाल के ग्रास नली में क्या होता है, कैसे होते हैं। जैसे आपकी एक ग्रास नली है, तो ये ग्रास नली जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते समय क्या है, इस तरह से फूलती रहती है, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या होता है इसमें फूलती रहती है। जैसे जैसे खाना जाता है तो वहीं से क्या है, ये फूलती रहती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एपिग्लोटिस, क्योंकि यहाँ पे खत्म होगी तो अब कहाँ पे बन गई, ये यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब फिर ये खत्म होगी तो खाना आगे गया तो यह रह गई, अब आगे गया तो ऐसे। तो ऐसे जो है पेरिस्टालसिस की प्रोसेस जो होती रहती है वो किस में होती है, आपकी ये ग्रास नली में होती है, ठीक है। जैसे आप खाना खाओगे तो धीरे धीरे क्या है, फूलती रहती है वहीं से, जहाँ जहाँ को खाना जाता है इस तरह से खाना जाएगा तो क्या होगा, वो अब बाहर की ओर उभरने लगती है। तो बाहर की ओर ऐसे खाना यहाँ गया तो यहाँ उभर गई, ठीक है, बाहर की ओर होने लगती है, ठीक है। तो ये होता है आपका पेरिस्टालसिस प्रक्रिया। तो पेरिस्टालसिस जो प्रक्रिया होती है, ये क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है, वो किस में होती है आपकी, ये आपकी जो होती है ग्रास नली में, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है आपका, इसमें इसके नीचे की ओर एक वाल्व होती है जो आपकी अमाशय और ग्रास नली के पास जुड़ी रहती है। देखिए इसमें क्या होती है कि इसमें स्फिंक्टर, इसे कहते हैं स्फिंक्टर वाल्व, स्फिंक्टर वाल्व। यह वाल्व किस किस के बीच में होती है, यह आपकी ग्रास नली, ग्रास नली प्लस किसके, अमाशय, इन दोनों के बीच में क्या होती है आपकी, इन दोनों के बीच में क्या होती है, स्फिंक्टर वाल्व होती है। जब आपका खाना अमाशय के अंदर चलकर चला जाता है तो वह ऊपर की ओर नहीं आ पाता, ठीक है, वह ऊपर की ओर नहीं आ जाता। वो किसकी वजह से, इस वाल्व की वजह से। क्यों, यह वाल्व आपसे यही पूछता है कि आपकी स्फिंक्टर वाल्व कहाँ पर होती है। तो स्फिंक्टर वाल्व आपकी ग्रास नली और अमाशय के बीच में उपस्थित होती है। इसका काम क्या होता है, जब आपका खाना अमाशय के अंदर चला जाता है तो यह खाना वापस ग्रास नली में नहीं आ पाता। किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि यह वाल्व ढक देती है उसको, फिर उसको जो है ऊपर की ओर नहीं आने देती, ठीक है। चलिए इस तरह लगी होती है ये वाल्व यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई, ये आपका अमाशय है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये लगा होता है, जैसे ये वाल्व हुई आपके ऐसे, ठीक है। चलिए तो ये वाल्व हो जाती है, चाहिए इसको इधर से बना देते हैं ऐसे, तो ये वाल्व है, खाना इसमें तो चला जाएगा इसमें से, ठीक है, इसमें चला गया। तो लेकिन जब वापस खाना आएगा तो खाना क्या करता है, जब वापस जाएगा तो ये क्या है, यहाँ पे अटक जाती है, तो खाना क्या इसमें वापस तो नहीं जा पाएगा ना। तो इसी प्रकार से काम क्या करती है आपकी स्फिंक्टर वाल्व, स्फिंक्टर वाल्व इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करती है, खाना चला तो जाता है लेकिन क्या है, इसमें से वापस नहीं निकल पाता। अगर कोई ज़्यादा ही क्या होता है, जैसे उल्टी होने लगती है, ज़्यादा ही प्रेशर जब ज़्यादा पड़ता है तभी क्या है, इसमें को खाना थोड़ा वापस आ जाता है। किस प्रकार से, आपका जब वोमिटिंग होने लगती है तो वोमिटिंग के थ्रू क्या है, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है लिक्विड के रूप में, ठीक है। तो वो इस वजह से होता है, जब प्रेशर आपका एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी क्या करती है, प्रेशर ज़्यादा बना देती है ऊपर की ओर को। जब प्रेशर ज़्यादा बन जाता है तो वो क्या है, आपका खाना ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन क्या आपके खाने को ऊपर आने से जनरली कौन रोकती है, आपकी स्फिंक्टर वाल्व होती है अमाशय में, ठीक है। यहाँ पे खाना भर जाएगा सारा तो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। तो वो किसकी वजह से, स्फिंक्टर वाल्व की वजह से, जो ग्रास नली और अमाशय में आपकी पाई जाती है, इसके बीच में उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आएगा आपका ग्रास नली के बाद कौन सा भाग आता है, ग्रास नली के बाद आपका अमाशय आएगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अमाशय, अमाशय स्टमक, ठीक है। तो अमाशय आपका होता है अमाशय। अब अमाशय क्या होता है, सबसे पहला ये हो गया आपका अमाशय, ठीक है भाई। चलिए ये आपका हो गया अमाशय। इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं ऐसे, ठीक है भाई। अमाशय के ऊपर क्या होती है, कुछ ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां, इन्हें कहते हैं जठर ग्रंथियां। क्या नाम है इनका, जठर ग्रंथि,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो जठर ग्रंथियां होती है, इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, इसमें एक जठर रस निकलता है। इनमें क्या निकलेगा, जठर रस, जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस, क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रिक जूस जिन्हें कहा जाता है। और इन गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, जो आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें आपका निकलता क्या है, HCl निकलता है, HCl, ठीक है भाई। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये निकलता है आपका किसमें, अमाशय के अंतर्गत जो जठर रस निकलता है उसमें से आपका क्या पाया जाता है, HCl निकलता है। HCl क्या होता है, इसकी pH, तो इसकी जो pH होती है 1.8 होती है, ठीक है भाई। इसकी आपसे pH पूछ लेता है, जो अमाशय के अंतर्गत आपका HCl का निर्माण होता है वो HCl, उसकी pH क्या होती है, उसकी pH होती है 1.8 होती है, ठीक है। चलिए, काम क्या करता है HCl, जो भी आपका क्या होता है हानिकारक जीवाणु आते हैं आपके खाने में, जो बच करके आ जाता है मुंह में से, उसको क्या है खत्म करने का काम कौन करता है, आपका HCl करता है। तो ये क्या करता है HCl, ये आपका हानिकारक जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणु को खत्म करता है भाई, ठीक है। उन्हें क्या कर देता है, ये खत्म करता है। तो क्या इसका काम पूछ लेता है, इसकी pH पूछ लेता है। निकलता कहां से, ये आपका अमाशय में जठर ग्रंथियां है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, और जठर रस में ही क्या पाया जाता है, आपका HCl पाया जाता है। इसकी pH कितनी है, 1.8 होती है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका। और आपका जो एक अमाशय होता है, अमाशय की सबसे पहले पूछ लेता है इसका जो लेंथ कितनी होती है। एक तो ये किस प्रकार के, एक जे के आकार का होता है। आपके इसकी शेप पूछता है कि इसका आकार कैसा होता है। इसका जो आकार होता है आपका, इसका आपका आकार कैसा होगा, इसका जे आकार, जे शेप होती है, जे, ठीक है। तो जे क्या है, जेब की शेप का होता है ये, इसका आकार जे शेप का होता है, जैसे जे अक्षर बनाते हैं ना इंग्लिश में, तो उस प्रकार का माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपका जे हो गया। इसकी लेंथ कितनी होती है आपसे, ये यहां से यहां तक की आपकी लेंथ पूछ लेता है। ये कितनी लेंथ है इसकी, इसकी होती है 30, यानी कि लंबाई कितनी है भाई इसकी, लंबाई इसकी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बार पूछी गई है, 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। किससे, HCl का निर्माण करता है। पूछ लेता है कि HCl का निर्माण भी कौन करता है, कहाँ होता है, HCl का निर्माण भी आपका इसी में होता है। देखो, जितना भी ज़्यादा आप खाना खाओगे उतना ही ज़्यादा HCl निकलता है। यही कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप खाना खाओगे, जितना ज़्यादा खाना आपका अमाशय में जाएगा, जितना भी ज़्यादा जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या है, आपका HCl का निर्माण होगा। तो कभी कभार क्या है, जब व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेता है तो क्या बनने लगता है, एसिडिटी बनने लगती है। वो एसिडिटी क्यों बनती है, वो उसका कारण ही यही होता है, क्योंकि जब इसमें खाना ज़्यादा जाएगा तो HCl भी ज़्यादा ही बनेगा। जब HCl ज़्यादा बनेगा तो वो अम्ल है, एसिड है, तो जब एसिड ज़्यादा बन जाएगा तो पेट में क्या बनने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी। तो यानी कि जब ज़्यादा खाना चला जाता है इसमें तो ये HCl भी ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, आपका एसिडिटी बनने लगती है, ठीक है। पूछ लेते हैं कि भाई एसिडिटी बन रही है, तो एसिडिटी क्यों बनती है, जब खाना ज़्यादा खा लिया जाता है तो HCl भी ज़्यादा ही बनता है, तो इसी वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। चलिए, आपको कभी कभार जो मोटे व्यक्ति होते हैं, तो मोटे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जो हो गए बहुत ज़्यादा मोटे, तो वो क्यों होते हैं, उनका अमाशय क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जब उनका अमाशय बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से क्या है, वे मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मोटे व्यक्तियों का, जितने भी ज़्यादा मोटे व्यक्ति होंगे उनका अमाशय क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, बड़ा तो हो गया, अब इसका कुछ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है आपका यही होता है कि जब ये आकार इसका बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें इसकी जो है अमाशय को छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। अमाशय को क्या कर देंगे, आपका छोटा कर दिया जाता है। ये आपका अमाशय है, तो अमाशय को क्या कर देंगे, आपका छोटा कर दिया जाता है। जब आपका अमाशय छोटा हो जाएगा तो उसी के बाद क्या होता है, आपका मोटापा थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, ठीक है। तो यही पूछा जाता है कि जब मोटापा कम करने के लिए,
कम करने के लिए अमाशय को छोटा किया जाता है, छोटा किया जाता है। ठीक है, जब मोटापे को कम करने के लिए अमाशय को छोटा कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सर्जरी कहा जाता है। तो सर्जरी, कौन सी सर्जरी कहा जाता है, तो यही पूछा जाएगा, क्या, बैरियाट्रिक। क्या होगा, बैरियाट्रिक सर्जरी। अमाशय को छोटा करना ही कौन सी सर्जरी कहलाता है, आपका बैरियाट्रिक सर्जरी। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े मोटे मोटे व्यक्ति हो जाते हैं ज़्यादा ही, ठीक है, जिन पे उठा ना जाए ना चला जाए, कुछ भी नहीं हो पाता, तो क्या होता है उसमें, उनकी जो अमाशय होता है उसको छोटा कर दिया जाता है, जिससे उनका खाना क्या आ जाए, कम खाना, यानी कम भूख लगे उन्हें, भूख क्या लगे उन्हें, कम लगे। तो उन्हें क्या लगेगी भाई, फिर उससे कम भूख लगेगी तो कम खाना खाएंगे, जब कम खाना खाएंगे तो उन्हें क्या होगा, मोटापा उनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा क्या होते हैं, उनका अमाशय को, स्टमक को छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, जिससे उन्हें भूख कम लगती है। ये आपको पता लग गया कि जितना ज़्यादा हम खाना खाते हैं उतना ही ज़्यादा क्या इसमें से HCl निकलता है। ठीक है भाई, HCl क्या निकलेगा, उतना ही ज़्यादा निकलता है जितना ज़्यादा हम खाना इसमें खाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, चलिए, HCl का निर्माण हो गया इसमें। pH कितनी बताई इसकी भाई, 1.8। ठीक है, pH होगी इसकी 1.8 हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपके कुछ एंजाइम्स भी निकलेंगे भाई। देखो, अमाशय के अंतर्गत कहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, भोजन आंशिक रूप से पच जाता है। भोजन आपसे यही पूछता है कि भोजन आंशिक रूप से किस अंग में पचता है, तो आंशिक रूप से पच जाता है। ठीक है भाई, पच जाता है। ठीक है, तो आंशिक रूप से पच जाता है किसमें भाई, पार्शियली डाइजेस्टेड, जिसे कहते हैं आप पार्शियली डाइजेस्ट कहाँ हो पता है, आपका जो खाना वो अमाशय में हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें क्या आएंगे, आपके कुछ एंजाइम्स आते हैं। अमाशय के अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाएंगे आपके, देखिए, अमाशय में कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होंगे, आपके एंजाइम्स इसमें पूछता है, एंजाइम्स में। ठीक है, एक आपका होता है इसमें लाइपेज। ठीक है, एक होता है आपका रेनिन। ठीक है, रेनिन होता है, एक लाइपेज होता है। ठीक है, और एक आपका एमाइलेज। ये होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं आपके। कौन कौन से, एक लाइपेज, रेनिन और एमाइलेज। ये तो आपका पता है, लाइपेज वसा को पचाता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। तो ये किसको पचाता है, आपके अमाशय में रेनिन नाम का बहुत मुख्यतः है, रेनिन एंजाइम्स। तो रेनिन नाम क्या करता है, दूध को पचाता है। ये क्या करता है, दूध को। दूध में क्या होता है आपका, कौन सा प्रोटीन होता है दूध में, केसीन नाम का। कौन सा, केसीन प्रोटीन। केसीन प्लस इसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है। आपके दूध में क्या क्या पाया जाता है, केसीन नाम का प्रोटीन और लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज और केसीन, इन दोनों को पचाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। बहुत तेजी के साथ पचा देता है। कभी कभार आपने देखा हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको दूध पिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, फटा हुआ दूध बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, पिया और तभी क्या कर दिया, फटाफट दूध निकाल दिया। वो फटा हुआ दूध होता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो पच जाता है। पचना का मतलब क्या होता है कि उसको टुकड़ों में तोड़ देना ही तो पचना होता है। किसी भी खाने के भोजन को, जैसे दूध था, दूध को टुकड़ों में बांट देना। जब टुकड़ों में बट जाता है इसका मतलब क्या है, वो पच गया। फटना ही क्या होता है, वो पचना होता है। ठीक है, तो वही पच जाता है फटा हुआ। जब खाते हैं तो फटा हुआ दूध निकला, इसका मतलब क्या है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो उसे एनर्जी मिलनी थी बच्चे को वो अंदर मिल चुकी है। वेस्ट जो दूध था वो वेस्ट ही निकला है। पचने के बाद जो है आपका दूध वो निकला है उल्टी के द्वारा उसके। ठीक है, तो वो फटा हुआ दूध निकलता है, वो तुरंत एकदम से क्या होता है, तुरंत क्या होता है, बच्चे का जो अमाशय होता है वो छोटा सा होता है, नन्नक सा। ठीक है, जब मुन्नक सा होता है उसका, तो बेचारा क्या होता है, जब दूध पीता है तो उसको सहन नहीं कर पाता। तो क्या फटाफट ये रेनिन क्या करता है, फटाफट उस दूध को पचा देता है। दूध को क्या करेगा, वो फटाफट पचा देगा। और जो जब उसका क्या है, भारीपन होने लगता है तो प्रेशर क्या है उसका ऊपर की ओर चल जाता है। तो बच्चे का जो वाल्व ये छोटी होती है उस टाइम पे। ठीक है,
ये छोटी होती है, कमजोर होती है। जब प्रेशर ऊपर की ओर लगता है तो दूध क्या है उसका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फटा हुआ दूध निकलता है बाहर। कैसा? फटा हुआ दूध बाहर निकलता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये रेनिन क्या करता है, उसको पूरी तरह से पचा देता है तुरंत। जैसे ही पिया तो फटाफट क्या करने लगता है, स्टार्ट कर दिया, उसने पचाना स्टार्ट कर दिया, तुरंत एकदम पचा देता है वो। तो एकदम पचा दिया, जैसे ही वो पी रहा था थोड़ी देर एकदम से बाहर निकलता है दूध, लेकिन वो पचने के बाद बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो इसी के कारण निकलता है, रेनिन के। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपके एंजाइम्स हो गए। तो ये था आपका अमाशय। अमाशय में आप इतना कर लीजिएगा, आपका काफी है इतना। ठीक है, बस इतना आपका अमाशय है स्टमक में, और आपका अमाशय इतना हो गया, बस काफी है, इतना यही है। ठीक है, अमाशय में इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता। ठीक है, बस ये है कि जब कभी कभार आपको क्या है, भूख लगती है, तो भूख लगने पे क्या कहते हैं कि भाई चूहे कूदने लगे, तो चूहे पेट में कूदने लगे। वो चूहे, तो मैंने कहा था कि चूहे नहीं कूदते, वो क्या करता है, ये क्या होता है, फड़फड़ाने लगता है। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख लगने पर ये क्या करता है, ये फड़फड़ाने लगता है इस प्रकार से। तो ये कहता है कि भाई मुझे खाना दो, जल्दी से मुझे खाना दो। ठीक है, तो वो ये कूदता है, चूहे नहीं कूदते कोई भी। ठीक है, तो फड़फड़ाने ही तो होता है वो। तो वो कौन फड़फड़ाता है, आपका अमाशय फड़फड़ाएगा। तो इसी वजह से क्या है, भूख लगने पर क्या होता है, ये फड़फड़ाता है, यही कहता है कि मुझे खाने की जरूरत है, अब मुझे खाना चाहिए, खाना ला करके दो। तो वो ये कहता है। ठीक है, तो ये सारी आपकी अमाशय की बातें, स्टमक की बातें हैं। तो स्टमक में आप इतना कर लीजिएगा, इसको, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है अमाशय की छोटी आंत। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत और अमाशय, देखिए ये था आपका अमाशय। ठीक है, और ये था आपकी छोटी आंत। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये है आपका, ये इसके बाद है बड़ी आंत। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं आपकी छोटी आंत है। तो यहां से स्टार्ट हो गई है। अब इसमें क्या होता है, छोटी आंत में आपका, छोटी आंत, देखो आपसे छोटी आंत की पूछ लेता है कितनी लंबाई होती है। आपके शरीर का, अंदर के शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है, सबसे लंबा यही होता है, इसे कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई, चलो देखते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत का सबसे पहले इसका साइज क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है। आपसे लंबाई पूछ लेगी छोटी आंत की, क्योंकि आपके शरीर का सबसे लंबा अंग इसे ही माना जाता है, सबसे लंबा ऑर्गन। ठीक है, कौन सा होता है आपका, छोटी आंत। लंबाई कितनी होती है इसकी, 6 से 7.5 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है इसकी, इसकी जो होती है 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी होती है, इतनी। तो यह शरीर का सबसे लंबा अंग, सबसे लंबा आहार नाल का, इसे कहते हैं आहार नाल का। आहार नाल का सबसे लंबा अगर आपसे अंग पूछा जाए, ठीक है, सबसे लंबा अंग कौन सा हो गया आपका, तो यही होता है। ठीक है, आपके सबसे लंबा अंग आहार नाल का कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि लंबाई के माध्यम में तो आपके क्या होती है, कुछ नसें होती है, वेन्स होती है, आर्टरी होती है, तो उसमें कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आहार नाल का क्या हो जाएगा आपका, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, अंग होता है। ठीक है, चलिए लंबाई चौड़ाई इसकी पता चल गई। ठीक है, तो यह क्या होता है, 3 भाग होते हैं, यह 3 भागों में विभाजित होता है। कितने, 3 भागों में। भाई ये क्या होता है, 3 भागों में। एक भाग तो यहां से यहां तक हो गया आपका, ये दूसरा भाग यहां से यहां तक हो गया, तीसरा भाग यहां से यहां तक। तो आपसे पूछते हैं कि जो सबसे ऊपर का भाग होता है, इसमें क्या है आपका, लीवर होता है। अब लीवर से क्या होते हैं, जो एंजाइम्स रस निकलते हैं वो सारे इसमें आते हैं। पैनक्रियाज होती है आपकी। ठीक है, तो पैनक्रियाज से भी क्या है, सारे रस निकलते हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो सारे रस किस में आएंगे आपके, इसे कहते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम, ये क्या हो गया, ज्यूजिनम। ज्यूजिनम, ये इलियम।
ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं आपके छोटी आंत के। सबसे ऊपर का भाग ड्यूडिनम, उससे नीचे का भाग जिजुनम और उससे भी नीचे का भाग इलियम। सबसे अंतिम भाग छोटी आंत का कौन सा? इलियम होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आपसे पूछता है, यहाँ पर एक वाल होती है अमाशय के और आपके अमाशय और छोटी आंत के बीच में। अमाशय और छोटी आंत के बीच में क्या होती है? एक वाल होती है जिसे कहते हैं आप पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, एक होती है इसमें पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक वाल्व होती है। कहाँ पे होती है? यहाँ आपका अमाशय और छोटी आंत, अमाशय छोटी आंत के बीच में। ठीक है भाई, अमाशय और छोटी आंत के बीच में क्या होती है आपकी? एक पाइलोरिक वाल्व होती है। तो पाइलोरिक वाल्व आपसे पूछ ले कहाँ पर होती है? ये वाल्व इसीलिए लगी है कि यहाँ से जब खाना आ जाए तो वापस ना जा पाए। ठीक है, इसीलिए लगी होती है वाल्व ये। तो वाल्व होती है कौन सी? यहाँ पे होगी आपके पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, तो पाइलोरिक वाल्व यहाँ पे होती है आपके, हो जाएगा। वाल्व स्फिंक्टर का होता है यहाँ पे इसोफेगस और आपके अमाशय के बीच में। ठीक है, चलिए आपका ये कौन सा भाग हो गया? ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम में क्या होता है आपका? ड्यूडिनम में ही यकृत से और अग्नाशय से जो रस निकलते हैं इसमें आते हैं। तो इसमें कहते हैं यकृत रस प्लस अग्नाशय रस, सभी क्या होते हैं आपके ड्यूडिनम वाले पार्ट्स में निकलते हैं। यहाँ से निकल के आए और यहाँ से भी, दोनों कहाँ पे जाते हैं? दोनों से जो निकलते हैं ग्रंथियाँ, ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि, और ग्रंथियों से क्या है? रस और हार्मोन्स निकलते हैं। वो सारे रस, हार्मोन्स, एंजाइम्स ये कहाँ पे जाते हैं? आपके किस भाग में जा करके खाने में मिलते हैं? आपसे यही पूछता है कि यकृत से और अग्नाशय से जो रस निकलते हैं, जो एंजाइम्स निकलते हैं, वो आपके भोजन में कहाँ पर जाकर मिलते हैं? तो वो भोजन में कहाँ मिलेंगे? आपके छोटी आंत में आकर के मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? हाँ, इसमें ड्यूडिनम वाले पार्ट में, छोटी आंत के ड्यूडिनम वाले भाग में आकर के वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही पूछता है प्रश्न। अब क्या होता है? अब ये पूछता है कि जो छोटी आंत होती है आपकी, इसमें क्या होता है? पूरी तरह से भोजन पच जाता है, पूरी तरह से भोजन पच जाता है। क्या बचेगा? भोजन पच जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे एंजाइम सब कुछ आकर के मिल जाते हैं। तो क्या इसमें पूरी तरह से भोजन आपका पच जाता है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। चलिए आपका ये हो गया। और इसमें आपसे पूछ लेता है, इसमें कुछ आंतरिक ग्रंथियां होती हैं आपकी छोटी आंत में, आंतरिक ग्रंथियां। तो उस आंतरिक ग्रंथि का क्या होता है? देखिए, इसमें जो पाई जाती है, छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है इसमें ऐसे। ठीक है, छोटी आंत के अंतर्गत, तो उन्हें ब्रूनर्स ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्रंथि। बस ये याद रखना कि ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथि आपकी कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, छोटी आंत के अंतर्गत आपकी क्या पाई जाएगी? ब्रूनर्स ग्रंथि। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका, इसमें ब्रूनर्स ग्रंथि हो गया। चलिए अब इसमें आपका क्या होता है कि आपके ये पच गया भोजन, क्या है? पूरी तरह से इसमें पच जाता है। लेकिन जो रस इसमें से पच गया पूरा भोजन, अब उसमें से क्या निकलेगा? पाचक रस निकलेंगे। जो भोजन है पच गया तो पाचक रस निकलेंगे। वो पाचक रस आपके क्या है? ब्लड में मिलेगा ग्लूकोज के रूप में। तो पाचक रस जो आपके ब्लड में मिलेगा वो किसके थ्रू मिलता है? इसमें ऐसा कौन सा अंग होता है? क्या अंग होता है? तो इसमें क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऐसे। छोटी आंत में क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं। अब ये छिद्र क्या करते हैं? इन्हें कहते हैं आपका विली विली। ठीक है, विली विली। अब ये छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा ही क्या होता है? पाचक रस शरीर में मिलता है। ठीक है, शरीर को जो पाचक रस मिलता है किसके द्वारा मिलता है? विली विली के द्वारा भाई। ठीक है, किसके द्वारा मिलेगा? विली विली होते हैं छिद्र, इनमें से जो पाचक रस बना वो सारा इनके द्वारा क्या है? आपके ब्लड में मिलता है, आपके शरीर में मिल जाता है, आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है। किनके द्वारा? विली विली के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पूछ लेता है किसके द्वारा किए जाते हैं? विली विली के द्वारा आपके अवशोषित हो जाते हैं ये। ठीक है भाई, तो यही पूछता है कि पाचक रस जो इसमें से निकला पचने के बाद वह किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो वह विली विली के द्वारा क्या है? एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ठीक है भाई, एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके द्वारा? विली विली के द्वारा। ये क्या होते हैं? आपके छिद्र होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये था आपका छोटी आंत।
अब छोटी आंत के बाद ही क्या होता है आपका, ये बना होता है आपका, क्या होता है छोटी आंत में। इसके बाद आपका देखिए, इसके बाद आपके बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत से पहले आपका देखो, ये जो अपेंडिक्स होता है एक, इसमें अपेंडिक्स भी क्या होता है, ये बड़ी आंत का हिस्सा ही होता है वैसे तो, ठीक है, किसका होता है, बड़ी आंत का। तो इसके बाद आपकी क्या आएगी, बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। चलिए अब ये बड़ी आंत होगी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, चलते हैं। देखिए ठीक है भाई, तो ये बड़ी आंत हो जाती है आपकी, ये क्या हो जाएगी आपकी बड़ी आंत, ये आपकी होगी बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत की आपसे लंबाई पूछ ले तो लंबाई कितनी होगी, इसकी 2.5 मीटर के लगभग लंबाई होती है। क्या होती है, 2 से 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर क्या होती है इसकी लंबाई। वैसे तो इससे कम ही होती है, लगभग 2 से 2.5 मीटर से भी क्या होती है, कम ही होती है, कम होती है, ठीक है। कहीं पे 1.5 मीटर भी आ जाता है, कितनी होती है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो एवरेज इतनी ही आती है, ठीक है। इसकी लंबाई आपसे पूछ ले, चौड़ाई पूछ ले कितनी आएगी इसकी चौड़ाई, इसकी आती है 6 से 7 सेंटीमीटर, क्या होती है चौड़ाई। तो ये तो लंबाई, लंबाई आपसे पूछे, चौड़ाई तो लंबाई कितनी, या तो 1.5 मीटर भी आ सकता है, या 2 से 2.5 मीटर के से कम आएगा लिखा हुआ, ठीक है। या 6 से क्या है 7 सेंटीमीटर चौड़ाई उसकी होती है, क्योंकि चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है, इसी वजह से इसे कहते हैं बड़ी आंत कहा जाता है। लेकिन लंबाई किसकी ज्यादा है, छोटी आंत की ज्यादा है। तो छोटी आंत की लंबाई तो ज्यादा है, लेकिन मोटाई कितनी थी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर थी, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है, 6 से 7 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाती है इसकी मोटाई, ठीक है। इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लंबाई के आधार पे तो ये बड़ी है, लेकिन चौड़ाई के आधार पे ये बड़ी है, इसलिए इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, ठीक है। ये क्या करती है बड़ी आंत, बड़ी आंत आपका क्या करती है, ये जितना भी लिक्विड पदार्थ होता है द्रव को अवशोषित करती है, द्रव को अवशोषित, द्रव को अवशोषित करती है। आपसे पूछता है कि आपके अंदर जो लिक्विड पदार्थ खाते हो पीते हो, उसे अवशोषित करने का काम किसका है, लिक्विड को अवशोषित करने का काम इसी का है। जब आपका खाना यहाँ से पच करके जाता है, ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, कुछ इसमें आ जाता है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे चलता है, फिर इसमें क्या करेगा वो, आपका जो खाना है यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे जाने के बाद आपका वेस्ट मटेरियल बनता चला जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे जाता है उसमें से क्या है, ये जो लिक्विड पदार्थ है वो सारा सोख लिया जाता है इसके द्वारा। लिक्विड पदार्थ को बड़ी आंत के द्वारा, जैसे जैसे आपका खाना वेस्ट मटेरियल ऐसे चलता है, तो उसमें से जो लिक्विड पदार्थ है उसे कौन सोख लेता है आपका, उसे बड़ी आंत सोखती चली जाती है। जैसे जैसे खाना जाएगा तो इसे क्या है, ये सोखने लगती है, इसको सोख, जितना भी पानी होगा, द्रव होगा, तो द्रव पदार्थ को क्या है, ये सोख लेती है आपका। अगर काफी लंबे समय तक आपका वेस्ट मटेरियल इसी में ही पड़ा रहे, इसी में ही रहे, तो क्या कर देती है, ये सारा पानी उसका सोख लेती है, सारा पदार्थ यानी कि लिक्विड पदार्थ जो है सारा सोख लेगी, और आपका क्या है, ये सूखने लगता है। आपके पेट में कहते हैं ना सूख जाता है, वो इसी वजह से सूख जाता है कि जब आपका जो वेस्ट मटेरियल है सही टाइम पे मल त्याग नहीं हो पाता, तो क्या करता है, ये सारा जो पानी आपका सोख लेगी। जब सारा पानी आपका सोख लिया जाएगा तो बचेगा क्या, उसमें सूखा ही तो बच जाएगा, सॉलिड ही तो बच जाएगा फिर, ठीक है। पानी तो उसका सारा सोख लिया गया, तो कैसा बन जाता है आपका, सॉलिड रूप में बन जाता है, वो ये सूखा कह देते हैं उसको, ठीक है। तो सूख जाता है, किस वजह से, यही सोखने का काम करती है। जितने आपके ड्रग्स होते हैं, दवाई लेते हैं, वो कहाँ से अब्जॉर्ब होती हैं, ड्रग्स दवाई जो है इसी के द्वारा अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो आपसे ड्रग्स पूछ लेता है, भाई ड्रग्स कहाँ से अवशोषित होता है, ड्रग्स को भी अवशोषित करते हैं, ठीक है भाई, करती है, ठीक है। दवाइयाँ जो होती हैं आपकी, दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ ही होता है, ड्रग्स को कहते हैं आप, ठीक है। कभी ड्रग्स दूसरा समझने लगो, ठीक है, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ ही होता है। तो दवाइयों को जो एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, यहाँ से एब्जॉर्ब होती है आपके, ठीक है। शरीर को कहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलेंगी दवाइयाँ, ठीक है। चलिए ये बड़ी आंत होगी। अब बड़ी आंत में आपका क्या होता है,
इसमें एक आपका ये क्या था, इसमें वैसे तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, बड़ी आंत के 3 भाग माने जाते हैं, बस नाम याद रख लेना आपके। कितने भाग है इसके, 3 भाग। देखो भाई 3 भाग होते हैं इसके। पहला कौन सा होता है, एक सीकन, सीकन होता है जिसे आप अपेंडिक्स कहते हो, अपेंडिक्स। तो ये वाला अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है ना, जैसे अपेंडिक्स का भाई कहते हैं कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका जो कुछ मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल, वो यहाँ पर फंस जाता है। वो क्या करेगा, यहाँ पर फंस जाएगा, क्योंकि इसका मनुष्य के, मानव के शरीर में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि ना तो ये पचाने का काम करती, ना ही कुछ करती। तो क्या होता है, वेस्ट होता है ये। अगर यहाँ पे फंस जाता है तो वहीं पर ही खाना क्या है, पड़ा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, तो यहीं पे क्या है, वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, जब वो यहीं पे सड़ जाएगा तो आपके क्या है, पेट को खराब कर देता है। तो तभी आप क्या करते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, अगर सही नहीं हो पाता। ठीक है, तो अपेंडिक्स का क्या करता है, ये आपके शरीर में कुछ नहीं होता। तो सीकन हो गया। दूसरा आपका कोलन होता है, एक भाग इसमें कोलन, और तीसरा पार्ट होता है आपका मलाशय, मलाशय। तो 3 भाग होते हैं आपके ये। ठीक है, मलाशय इसी के भाग होते हैं, यहाँ तक ये मलाशय हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कोलन होता है दूसरा। ये कौन सा होता है, कोलन। ठीक है, अब इसी में क्या होती है, एक वाल होती है कोलन में। ठीक है, कोलन में क्या होती है, एक वाल होती है जिसे कहते हैं इलियोसिकल वाल। इसमें क्या होती है, इसमें पहली बात तो आपका इसमें देखना है, इसमें होता क्या है, इसमें खाना, इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल काफी समय तक रहता है, समय तक रहता है। तो काफी समय तक जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो किसमें, आपके कोलन वाले भाग में रहता है। तो कोलन वाले भाग में क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल रहता है। ठीक है, और इसी में क्या है, एक वाल लगी होती है आपके यहाँ पर। कौन सी वाल होती है, इलियोसिकल वाल। इसकी नाम याद रखना, इलियोसिकल वाल, जिससे कि आपका खाना क्या है, छोटी आंत में ना जा पाए वापस। छोटी आंत में वापस ना जाए तो कौन सी वाल लगी होती है आपकी, इलियोसिकल वाल होती है। यहाँ पर क्या होती है आपकी, इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल्व लगी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्व याद रखना पूरी तरह से। पाइलोरिक वाल्व थी आपकी यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व थी। ठीक है, हो जाएगा। तो बस ये याद रखना, यहाँ पे वाल्व कौन कौन सी कहाँ पे लगी होती है, क्योंकि ये वाल्व इसीलिए होती है कि यहाँ पे जब वेस्ट मटेरियल आ गया, वो वेस्ट मटेरियल क्या है आपका, वापस ना जा पाए, तो इसी वजह से वेस्ट वाल्व लगी होती है। ऐसे यहाँ पे है, जब आपका मलाशय इससे वापस ना जा पाए खाना, इसी प्रकार पाइलोरिक वाल्व यहाँ से वापस ना जा पाए खाना। ठीक है, तो इसीलिए लगी होती है वाल्व। ठीक है भाई, चलिए अब आपको क्या करता है, ये जो अपेंडिक्स होता है ये किस में लाभदायक होता है, किस में काम करता है ये आपका। तो बस ये याद रखना, जो आपका ये अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स पशुओं में क्या है, पाचन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स होता है, जो अपेंडिक्स किस में करता है, ये पशुओं में पाचन का कार्य करता है, पशु में पाचन का कार्य। ठीक है, पशुओं में क्या करता है, पचाने का काम करता है, लेकिन मानव में यह पचाने का काम नहीं करता, यह इसका कोई काम नहीं होता मनुष्य के अंतर्गत। ठीक है, तो बस ये याद रखना, पशु में पाचन का कार्य ये करता है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका खाना वेस्ट मटेरियल है, फिर आपका बाहर निकल जाता है खाना, यानी कि वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसे मल त्याग कहते हैं, मल त्याग। ठीक है भाई, तो ये होता है, इस प्रकार से आपका खाने का पाचन तंत्र यहाँ से यहाँ तक का ये प्रोसेस है आपका पूरा पाचन तंत्र का। ठीक है, जैसे आप खरगोश हैं, खरगोश को कहा जाता है, जैसे आपको इसमें क्या होता है, ये मैंने एक बात और बताई होगी आपको, जो ये अपेंडिक्स होता है ये किसे पचाने का काम करता है, ये आपका आपकी कोशिका भित्ति है। ठीक है, किसकी बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति आपकी सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज को कौन पचाता है, अपेंडिक्स पचाता है। और क्या खाते हैं, जो पशु है वो क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, आपका सेल्यूलोज की भित्ति। तो सेल्यूलोज उसमें पाई जाएगी, तो उसको पचाने का काम कौन करता है, ये करता है। जैसे आपकी दीमक होती है, दीमक,
तो दीमक क्या करती है, आपके पूरे पेड़ को क्या है, खा जाती है, नहीं उसे दीमक लग गई कहते हैं, दीमक लग गई। तो दीमक क्या करती है, पूरे पेड़ को क्या है, उसको भी खा जाती है, पूरे को निमल जाती है। तो दीमक क्या करती है, ये पचाने का काम करता है, अपेंडिक्स। तो दीमक में क्या होता है, अपेंडिक्स पाचन का कार्य करता है, कार्य, ठीक है। तो दीमक में भी क्या होता है, अपेंडिक्स पाचन का कार्य करता है, क्योंकि जो है पेड़ में अगर दीमक लग जाती है वो पूरी तरह से पेड़ को क्या है, निचोड़ देती है, वो खा जाती है, सारा का सारा पचा जाती है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं सूखे, इनमें क्या है, आपकी सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। तो सेलुलोज को पचाने का काम कौन कर रहा है, आपका जो है अपेंडिक्स करता है। तो अपेंडिक्स किसमें, दीमक में भी क्या है, अपेंडिक्स काम करता है, ठीक है। तो ये है बस आपका, तो ये समझ लेना, इतना था आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे हम वो प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। हमारे ऐप पर जो है आपको इसके मिल जाएंगे, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे गीतांजलि क्लासेस के ऐप पर पाचन से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, अब से पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी हैं, हर एग्जाम में, हर प्रकार के एग्जाम में आए हैं, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वो ऐप पर जाकर के आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। फिर आगे चलेंगे, बस एक बात हो रही है, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है, जरूर कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा हो, हम आपको कंटिन्यूटी के साथ ये कंटेंट देते रहेंगे। पूरी तरह से आपकी पूरी बायोलॉजी हम ऐसे ही खत्म कराएंगे, ऐसे ही कंसेप्ट के आधार पर। रटने वाला कोई भी नहीं है, आपको यहीं पर ही क्या है, याद हो जाता है ये सारा का सारा, यहीं पे आपने समझ लिया, आप इसको भूलोगे नहीं, आपकी इमेज बन जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप बस इसको कर सकते हो, बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।